मैंने पिछले हफ्ते कुछ कुछ पुरानी तस्वीरें निकाली। घर में थोड़ा सामान यहाँ से वहां कर रही थी और एक तस्वीर पर आकर मैं बस रुक गई। उसमें मैं थी कोई 22-23 साल की। अच्छा। कॉलेज का शायद आखिरी साल रहा होगा। और मैं उस लड़की को पहचान नहीं पाई। नहीं, उसकी आंखों में एक अलग ही आग थी, एक बेचैनी, कुछ कर गुजरने की, दुनिया जीत लेने की एम्बिशन। राइट। ऐसा लगा जैसे किसी और को देख रही हूं। कौन थी वो? हम सब शायद उस उम्र में ऐसे ही थे, है ना? बिल्कुल। एक ऐसी रेस में भाग रहे थे जिसका कोई फिनिश लाइन ही नहीं था, बस भागना था। हर चीज करने की जल्दी थी, कुछ बन जाने की कोशिश थी। और अब 40s में आकर एक अजीब सा शिफ्ट महसूस होता है। एक ठहराव। हाँ, एक ठहराव है, पर उसके साथ एक खालीपन भी है। समझ नहीं आता कि हमारा वो वर्जन कहाँ चला गया। उसके जाने का दरवाजा कब बंद हुआ और हमने उसे अलविदा कहा भी या नहीं, पता ही नहीं चला। ये एक साइलेंट ग्रीफ है रिया। साइलेंट ग्रीफ। हाँ, एक ऐसा खामोश अफसोस जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि इसके लिए शब्द नहीं मिलते। किसी इंसान के जाने का दुख नहीं है ये खुद के एक हिस्से के खो जाने का, पीछे छूट जाने का एहसास है। सही बात है। और शायद हम इसके बारे में बात इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि ये एक शिकायत है, जबकि ये जिंदगी का एक बहुत जरूरी, बहुत गहरा पड़ाव है। तो आज हम इसी पे बात कर रहे हैं। हाँ, आज हम इसी बारे में बात करना चाहते हैं। अपने 20s वाले सेल्फ को अलविदा कहना, ये समझना कि ये कोई हार नहीं बल्कि बड़े होने का, गहरा होने का एक हिस्सा है। साइलेंट ग्रीफ, खामोश अफसोस, ये शब्द ये बिल्कुल सही बैठता है। पर क्या ये थोड़ा ड्रामेटिक नहीं है? मतलब लाइफ आगे बढ़ रही है, हम ग्रो कर रहे हैं, ज्यादा मैच्योर हो रहे हैं, इसमें दुख मनाने जैसी क्या बात है? सही है, ये सवाल आता है मन में। ये तो प्रोग्रेस है ना? मुझे कभी कभी लगता है कि शायद हम बस नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं बेवजह। मैं समझता हूँ ये ड्रामेटिक लग सकता है क्योंकि हमें सिखाया ही यही गया है कि आगे बढ़ना ही जिंदगी है। हाँ, पीछे मुड़कर मत देखो। एग्जैक्टली। कि पीछे मुड़कर देखना कमजोरी है, पर ये नॉस्टैल्जिया से ज्यादा है। उस यंगर सेल्फ को याद करो जिसके पास, जैसा किसी ने लिखा था, पॉसिबिलिटीज ज्यादा थी और कहानियां कम। पॉसिबिलिटीज ज्यादा थी और कहानियां कम। वाओ। वो दौर जब हर रास्ता खुला लगता था, हर दरवाजे पे उम्मीद थी, तुम कुछ भी बन सकती थी। एक रॉक स्टार, एक एंटरप्रेन्योर, एक आर्टिस्ट। हाँ, सब कुछ पॉसिबल था। सब कुछ। 40s तक आते आते वो बहुत सारे दरवाजे बंद हो चुके होते हैं। हमने कुछ रास्ते चुन लिए होते हैं और उन पर चलकर एक कहानी बना ली होती है। तो ये दुख उस प्रोग्रेस का नहीं है जो हमने की, बल्कि उन पॉसिबिलिटीज का है जिन्हें हमें छोड़ना पड़ा। अच्छा, तो ये अफसोस उन जिंदगियों का है जो हम जी सकते थे पर नहीं जी पाए। बिल्कुल। उन रास्तों का जिन पर हम नहीं चले। मैंने इस तरह से कभी नहीं सोचा था। हम तो हमेशा यही सोचते हैं कि जो पाया वो क्या है, ये नहीं सोचते कि क्या खोया। और वो 20s वाली लड़की, वो तो बस चीजें जमा कर रहे थे। क्या क्या? डिग्री, पहचान, तारीफ, थोड़ा सा भरोसा। हम असल में एक घर बना रहे थे, एक ऐसा घर जहां हम सुरक्षित महसूस कर सके। बिल्कुल। और उस घर को बनाने में कोई बुराई नहीं है, वो जरूरी था, वो सर्वाइवल था। राइट। पर उस घर को बनाने की भाग दौड़ में हम ये देखना ही भूल गए कि हम अंदर से क्या बन रहे हैं। और यही मिड लाइफ का सबसे बड़ा सवाल है। जब वो घर बन जाता है, करियर सेटल हो जाता है, परिवार बस जाता है, तब आप एक दिन आराम से एक कप चाय लेकर बैठते हैं और उस घर को देखते हैं और खुद से पूछते हैं, इस घर में ये जो सारा सामान मैंने जमा किया है, क्या ये सब वाकई मेरा है? क्या मुझे इन सब चीजों की आज भी जरूरत है? एग्जैक्टली। सिर्फ जवाब ढूंढने की जल्दी थी। सही बात है। दुनिया आपको सवाल देती थी और आपको बस जवाब लाकर देने होते थे। पहली बार शायद 40s में आकर हम खुद से अपना सवाल पूछते हैं। पर ये डरावना भी है। अपनी बनाई हुई पहचान, अपनी आदतें, जिन पर इतना वक्त लगाया, उन पर सवाल उठाना। हाँ। ऐसा लगता है जैसे अपनी ही नींव हिला रहे हो। हाँ, डरावना तो है क्योंकि ये एक शेडिंग प्रोसेस है, पुरानी परतें उतारने का सफर। शेडिंग प्रोसेस। हाँ, मैंने कहीं पढ़ा था एक बहुत खूबसूरत मेटाफर कि जिंदगी पेड़ों जैसी होती है। पेड़ों जैसी? पेड़ अपने पत्ते पकड़ कर नहीं रखते, जब मौसम बदलता है तो पत्ते गिरने दिए जाते हैं। अच्छा। और वो गिरे हुए पत्ते जमीन का हिस्सा बनकर उसे और उपजाऊ बनाते हैं ताकि बसंत में नई कोपलें फूट सकें। मिड लाइफ वही पतझड़ का मौसम है। ये अनलर्निंग ओल्ड पैटर्न्स का समय है। ये महसूस करने का समय है कि जो हम बनना चाहते थे शायद वो हम नहीं थे, बस दुनिया का शोर था। हाँ, बस दुनिया का शोर था।
वो उम्मीदें थीं जो दूसरों ने हम पर लाद दी थी, या शायद हमने खुद पर लाद ली थी एक सक्सेसफुल इंसान दिखने के लिए। ये पत्ते गिराने वाली बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन असल जिंदगी में ये बहुत मुश्किल हो सकता है। अपनी बनाई पहचान छोड़ देना, जिसको दुनिया जानती है, उसे कहना कि शायद तुम असली नहीं हो, ये तो हार मानने जैसा नहीं हुआ? ऐसा नहीं लगेगा कि इतनी मेहनत, इतनी भागदौड़ सब बेकार गई? नहीं, ये हार नहीं है, ये ऑथेंटिसिटी की तरफ पहला कदम है। और उस मेहनत को बेकार समझने की जरूरत नहीं है। सोचो, अगर वो 20s वाली लड़की उतने जोश से नहीं भागती तो क्या आज तुम इस मुकाम पर होती जहां बैठकर ये सवाल भी पूछ सको? नहीं, शायद नहीं। वो भागदौड़ जरूरी थी, वो एक बुनियाद थी। अब जब बुनियाद बन गई है तो इमारत का डिजाइन बदलने का वक्त है। इसे जिंदगी का द सेकंड एक्ट कहते हैं। द सेकंड एक्ट। पहला एक्ट खत्म हुआ जहां आप दुनिया के लिए जी रही थी। अब दूसरा एक्ट शुरू हो रहा है जहां आप अपने लिए जिएंगी। वाह। तो उस पुराने सेल्फ को अलविदा कहना हार नहीं, बल्कि एक शुक्रिया है। शुक्रिया, हाँ, ये शब्द, ये बोझ हल्का कर देता है। उससे नाराजगी नहीं, बल्कि एक तरह का ग्रैटिट्यूड महसूस होता है। बिल्कुल। उस यंगर सेल्फ का शुक्रिया अदा करना जिसने इतनी मेहनत की, जो बिना थके चलती रही ताकि आज हम यहाँ इस मोड़ पर थोड़ी देर रुक सके, सांस ले सके। जिसने वो सारी गलतियां की जिनसे सीखकर आज हम थोड़े समझदार हुए हैं, जिसने वो दिल तोड़वाया ताकि हम प्यार की गहराई समझ सकें। एग्जैक्टली। वाओ, मैंने कभी उसे इस नजर से नहीं देखा। हम हमेशा अपने यंगर सेल्फ को जज करते हैं, उसकी नादानियों पर शर्मिंदा होते हैं। एग्जैक्टली। और वो जजमेंट ही हमें आगे नहीं बढ़ने देता, वो एक बोझ बन जाता है। सही बात है। जिस पल आप उसे शुक्रिया कहती हैं, आप उस बोझ से आजाद हो जाती हैं। आप उसे कहते हैं, तुम्हारा काम हो गया, तुमने मुझे यहाँ तक सुरक्षित पहुंचा दिया, अब आगे का सफर मेरा है। उस भागदौड़ के बिना ये ठहराव, ये स्टिलनेस मुमकिन नहीं थी। उस एनर्जी के बिना ये समझदारी, ये विजडम नहीं आ सकती थी। तो उससे नाराजगी कैसी? उससे तो बस एक गहरी दोस्ती हो सकती है। और जैसे ही ये एहसास होता है, वो रेस खत्म हो जाती है। कौन सी रेस? जो हम अपने ही अतीत से कर रहे थे कि मुझे उससे बेहतर होना है, उसकी गलतियां सुधारनी है। जब आप उसे शुक्रिया कहकर आगे बढ़ते हैं तो एक अजीब सी शांति आती है, एक सुकून। हाँ, एक सुकून। और शायद तब हम पहली बार खुद को सही से दिखने लगते हैं। बिल्कुल। बिना किसी सोशल प्रेशर के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बस हम जैसे हम हैं। हाँ, ये बिकमिंग का फेज है, असल में पहुंचना। बिकमिंग। जब आप आईने में देखती हैं और आपको वो इंसान दिखता है जो आप हमेशा से थीं, लेकिन उस घर के सामान और दुनिया के शोर में कहीं दब गया था। और तब प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। अब क्या बनोगी का सवाल नहीं होता, क्योंकि वो तो आप बन चुकी। अब सिर्फ कैसे महसूस कर रही हो रह जाता है। अब लाइफ का स्कोर कार्ड अचीवमेंट से नहीं, फुलफिलमेंट से भरा जाता है। ये बहुत गहरा पॉइंट है। अचीवमेंट बाहर की चीज है, फुलफिलमेंट अंदर की। हाँ। और 40 में आकर ये शिफ्ट बहुत साफ नजर आता है। मुझे याद है 25 की उम्र में मैंने सोचा था 40 तक तो करोड़ों कमा लूंगी, एक बड़ा सा घर होगा और शायद रिटायर होकर पहाड़ों पे रहूंगी। हम सब ने कुछ ऐसा ही सोचा था। आज 40 की हूँ और पहाड़ों पर जाने से ज्यादा खुशी इस बात में मिलती है कि वीकेंड पर कोई मीटिंग की ईमेल ना आए। पहले लगता था कि एक और प्रमोशन मिल जाए, एक और डील क्रैक हो जाए तो खुशी मिलेगी। अब लगता है कि बेटी के साथ बैठकर बस यूं ही बातें करने का 1 घंटा मिल जाए या कोई अच्छी किताब पढ़ने का वक्त मिल जाए तो वो ज्यादा बड़ी दौलत है। क्योंकि अब आप प्रो लिविंग हो रही हैं। प्रो लिविंग, ये एक नया कॉन्सेप्ट है पर बहुत पावरफुल है। इसका मतलब एंटी वर्क या एंटी एम्बिशन होना नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है ऐसी चीजों को चुनना जो आपको जिंदा महसूस कराएं, जो आपकी रूह को सुकून दे, न कि सिर्फ आपके बैंक बैलेंस को। 20s में हम प्रो अचीविंग थे, अब हम प्रो लिविंग हो रहे हैं। प्रो अचीविंग से प्रो लिविंग। हाँ, पहले हम दुनिया को कुछ साबित करने में लगे थे, अब हम खुद को महसूस करने में लगे हैं। फुलफिलमेंट का मतलब बदल जाता है। अब वो बड़ी बड़ी जीतों में नहीं, छोटे छोटे पलों की गहराई में मिलता है। सही कहा। अब तेज होने की जरूरत नहीं होती, बस गहरा होना काफी होता है। हाँ, 20s रफ्तार का दौर था, 40s गहराई का दौर है। इट्स अ मिड करियर पिवट ऑफ द सोल। क्या बात है, अ मिड करियर पिवट ऑफ द सोल। ये जिंदगी के बीच का वो मोड़ है जहां हमारी रूह एक नई दिशा लेती है। बिल्कुल, ये वो साल हैं जहां हम साबित नहीं करते, सिर्फ महसूस करते हैं। जहां हम जवाब नहीं ढूंढते, हम बेहतर सवाल पूछना सीखते हैं। तो आज की बातचीत को अगर समेटें तो ये सफर ये 3 हिस्सों में बटा है। पहला है
उस खामोश अफसोस, उस साइलेंट ग्रीफ को पहचानना कि हमारा एक हिस्सा, हमारी जवानी का एक रूप पीछे छूट गया है। हाँ, और उसे एक्नॉलेज करना। उसे महसूस करना बिना किसी अपराध बोध के। दूसरा है उस शेडिंग प्रोसेस को अपनाना, पतझड़ की तरह पुरानी परतों को, पुरानी आदतों और पहचानों को गिरने देना। ये समझना कि ये एक जरूरत है, हार नहीं। बिल्कुल, ये उस यंगर सेल्फ को उसकी मेहनत और उसकी दौड़ के लिए शुक्रिया कहने का वक्त है। और तीसरा है द बिकमिंग, उस शांति तक पहुंचना जहां आप रफ्तार के बजाय गहराई को चुनते हैं, जहां अचीवमेंट से ज्यादा फुलफिलमेंट मायने रखती है, और जहां पहली बार सही मायनों में खुद तक पहुंचते हैं। ये कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई, ज्यादा ऑथेंटिक, ज्यादा सच्ची शुरुआत है। योर सेकंड एक्ट। तो अगर कोई भी जिंदगी के इस मोड़ पर है तो एक पल रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए, अपने जवान खुद को याद कीजिए, उसकी आग के लिए, उसकी दौड़ के लिए, उसकी नादानियों के लिए। उसे शुक्रिया कहिए और अब अंगारों की गर्मी में बैठ जाइए। वो आग अब अंगारे बन चुकी है, रोशनी शायद कम दे पर सुकून और गर्मी बहुत ज्यादा देती है। वाह। आप गायब नहीं हो रहे, आप कम नहीं हो रहे, आप पहुंच रहे हो, धीरे, गहरा और पहली बार अपने आप तक। याद रखिए, रफ्तार से ज्यादा गहराई की कीमत है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। हम जल्द ही वापस आएंगे एक और चर्चा के साथ, जहां हम मिड लाइफ की चैलेंजेस, चॉइसेस और क्लैरिटी पर बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और थोड़ा सा स्लो होना मत